अरे रमेश, चल वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा लिखते हैं और उसको मार्केट करके ऑनलाइन कस्टमर्स को बड़ी क्वांटिटी बेचते हैं। बड़ा क्वांटिटी बेच के अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। क्या आपके वेबसाइट को लेके आपने भी ऐसा ही कुछ सोचा है? तो चलिए, आज इस जनरल स्टोर के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे इन लोगों ने वेबसाइट को प्रॉपरली यूज करके अपने शॉप से 5 गुना ज़्यादा ऑनलाइन सेल करके अपने बिजनेस को ग्रो किया। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप DIQ मंत्र याद रखिए। लिसन, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। और ये करके आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। तो फ्रेंड्स, इनका जो शॉप था वो जनरल आइटम्स का शॉप था। इनके पास में काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आते थे, अलग अलग यूज वाले, अलग अलग जगह पे, जिनको हम अच्छे से यूज करते हैं, जो इंटरनेट पे मिलते हैं ना, जो हम देख के अमेज हो जाते कि अरे यार, ऐसा भी प्रोडक्ट कोई इसी ने लॉन्च किया है। ऐसे प्रोडक्ट्स को वो स्टॉक आउट सेल करके ऑफर्स देते थे अपने ऑनलाइन में और इनको सेल करते थे। कस्टमर्स भी काफी इंप्रेस होते थे इन प्रोडक्ट्स पे और ये थोड़े सस्ते होते थे, स्टॉक आउट रहते थे, इसलिए इन ऑफर्स पे सेल भी अच्छा हो रहा था। पर ये सेल करते करते इन लोगों के कुछ समझ में आया कि सेल हमेशा एक रेंज में ही होता है। उसके बाद में ये जो रेंज में सेल होता है ना, ये पर्टिकुलर ना एक प्राइस रेंज के प्रोडक्ट के नीचे ही होता है। जैसे 200 रुपए के नीचे के प्रोडक्ट फटाफट सेल हो जाते थे। अगर कोई 500 या 600 वाला आइटम डालेंगे तो इनका सेल काफी स्लो होता था। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने और थोड़ा एनालाइज किया तो उनको ये समझ में आया कि जो कस्टमर बेस है उनका, समझिए उनसे 2000 कस्टमर्स बाय कर रहे थे, तो घूम फिर के 6 महीनों में ये कस्टमर बेस 2000 ही रहता था। कुछ नए कस्टमर्स आते थे, कुछ पुराने चले जाते थे। और हाँ, ये कस्टमर बेस में से भी जो रेगुलरली बाय करते थे, ऐसे कस्टमर हार्डली 10% थे, मतलब 200 के करीबन ही कस्टमर्स थे। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो प्रोडक्ट अच्छे देते थे, वैल्यू फॉर मनी थे, काफी चीप प्रोडक्ट थे, ज्यादा मार्जिन भी नहीं रखते थे ये लोग। फिर थोड़ा एनालाइज करने के बाद में इनको ये समझ में आया कि कस्टमर का जो पेन पॉइंट है, उन्होंने डेफिनेटली कुछ कस्टमर से बात किया कि जो रेगुलरली ऑर्डर करते हैं और जिन्होंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया या ऑर्डर करना छोड़ दिया, ऐसे कस्टमर से भी बात किया, या फिर जो कभी कभी ऑर्डर करते हैं इनसे भी बात किया। इस फीडबैक एनालिसिस के बाद में उनको ये समझ में आया कि जो प्रोडक्ट सेल करते थे वो थोड़े पुअर क्वालिटी के होते थे। अच्छा, पुअर क्वालिटी के क्यों होते थे? ये लोग जानबूझ के तो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे थे। एक्चुअली जो प्रोडक्ट ये उनको सप्लाई कर रहे थे उसकी वो टेस्टिंग नहीं करते थे। जैसे प्रोडक्ट आया उसको वैसे ही पैक किया। पैकिंग भी कुछ अच्छी नहीं होती थी क्योंकि इनको चिप बेचना था। तो चिप बेचने के लिए अगर ये बहुत ज़्यादा पैकिंग पे खर्चा करेंगे तो लॉस हो जाएगा, इसलिए पैकिंग नॉर्मल होती थी। फिर इन ट्रांजिट में प्रोडक्ट और दब जाता था, टूट जाता था। इसके वजह से काफ़ी कस्टमर्स को बैड एक्सपीरियंसेस आ रहे थे प्रोडक्ट को लेके। इसलिए 200 रुपए के नीचे वो लोग एक चांस लेते थे कि चलो इस बार अगर अच्छा प्रोडक्ट आ गया तो काम में आ जाएगा, और उससे ऊपर वो लोग चांस नहीं ले रहे थे। प्लस ये जब प्रोडक्ट था, जब डैमेज आता था, तब वो इनके वेबसाइट को विजिट करते थे पर वहाँ पे कोई कस्टमर केयर था ही नहीं, तो ये लोग कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, जो भी ट्रैकिंग सिस्टम था या जो भी कस्टमर केयर नाम के लिए इन्होंने रखा था, उसमें सिर्फ इनका ऑर्डर आईडी और उसका ट्रैकिंग ही होता था। तो कस्टमर न कंप्लेन कर पा रहा था, न बता पा रहा था, न अच्छे प्रोडक्ट आ रहे थे। तो ऐसे केस में इनके कस्टमर्स इनको छोड़ के जा रहे थे। जब इनको ये चीज़ समझ में आया तो इन्होंने मिलकर एक डिसीजन लिया कि भले ही हम थोड़ा कॉस्टिंग और बढ़ा देंगे पर कस्टमर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली टेक केयर करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इनके पास में जो लॉट में प्रोडक्ट आते थे उनकी इन्होंने अच्छे से सॉर्टिंग करवाई। सॉर्टिंग करके उनको सर्टिफाई किया कि जो प्रोडक्ट उनको भेजा जा रहा है वो वर्किंग कंडीशन में, ऐसा एक लेबल लगाते थे। लेबल लगाने के बाद में जो पैकिंग का मटेरियल यूज कर रहे थे वो उन्होंने अच्छा क्वालिटी का यूज करना शुरू किया डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। अब जब ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास में जाता था, उसके बाद में
वो लोग उसको फीडबैक के लिए कॉल भी करते थे पहले कुछ दिनों के लिए, ताकि उनको पता चले कि इन ट्रांजिट में कितने प्रोडक्ट डैमेज हो रहे हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है। उन्होंने रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी बनाई, जिसकी वजह से जो जो प्रोडक्ट इन ट्रांजिट में इस रीजन से वापस खराब हो जा रहे हैं उनको वो रिप्लेस करा के भी देते थे। तो उन्होंने कस्टमर्स की सारी रिक्वायरमेंट, सारे ट्रस्ट इश्यूज का टेक केयर किया और इसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके कस्टमर बेस पे आया। अब क्या हो गया, कस्टमर इनके वेबसाइट को, इनके ब्रांड को ट्रस्ट कर सकते थे। अब कस्टमर्स इनसे जब बाय करते थे तो काफी खुश रहते थे, क्योंकि कुछ नया आइटम उनको ट्राई करने को मिलता था। प्लस इन्होंने एक और अच्छा काम किया था, इन्होंने क्या किया, जो रेगुलर कस्टमर्स थे उनको इंसेंटिव्स भी दिए। अगर कोई इनके वेबसाइट से 5000 एंड अबव की बाइंग करता है तो उनके लिए 300 या 400 रुपए के कूपन फ्री रहते थे। इस टाइप के उन्होंने ऑफर निकाले ताकि जो कस्टमर रेगुलरली बाय करते हैं उनको बेनिफिट मिले। रिटर्न रिफंड पॉलिसी, इंसेंटिवाइजेशन, गुड पैकिंग, प्रोडक्ट का वर्किंग को सर्टिफाई करना, इन सारे एफर्ट्स के वजह से अभी इनके कस्टमर्स खुश रहते हैं, उनको अच्छा रेटिंग देते हैं और उनको अच्छे रेफरेंसेस भी मिलते हैं। और ऐसा कर करके अभी इनका कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है और इनका जो सेल्स था, जो उनके शॉप के सेल्स से पहले 5 गुना नहीं था, अब वो 5 गुना हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें से क्या सीखा, इसको मैं समराइज करता हूँ। तो आज हमने ये सीखा कि वेबसाइट बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट सर्विस होती है। प्लस आपने अपने वेबसाइट के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़े, वो आपसे रेगुलरली बाय करे और रेगुलर बाइंग के लिए उनको इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कस्टमर आपके वेबसाइट से लॉयल है, आप उसको इंसेंटिवाइज कीजिए। मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना ना भूलना। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।